हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट 8, 9 और 10 जून की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, यदि आप पहली बार अपना पेपर देने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की, तो इस पूरे पेपर को हल कर लीजिए। आप सभी को एक अंदाजा लग जाएगा कि यूपी आयोग आप सभी से कैसे कैसे सवाल पूछने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग एक रियल टाइप का एग्जाम पेपर करने जा रहे हैं। पूरे 150 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर होता है। पूरे 300 नंबर का यह पूरा पेपर होगा। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित यह पूरा पेपर होने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न देखेंगे इस पेपर में। उसके बाद सामान्य हिंदी के पूरे 37 प्रश्न देखने वाले हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी मैथ के 38 प्रश्न देखने वाले हैं। आपके पेपर में भी 38 प्रश्न मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के पूरे 37 प्रश्न आने वाले हैं। तो जिस फॉर्मेट में आप सभी का पूरा पेपर होगा ना, उसी फॉर्मेट में इस सेशन में हम लोग पूरे पेपर को हल करेंगे, जो कि संपूर्ण सिलेबस पर आधारित यह पूरा पेपर रहने वाले हैं। तो भाई, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जब परीक्षा में बैठेंगे एग्जामिनर पहली बार आपके हाथ में रियल पेपर थमाएगा, तो किस फॉर्मेट में रहनेगा पेपर ना, उसी फॉर्मेट में यह पूरा पेपर होगा। तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण पेपर रहने वाले हैं। तो साथियों, एक टारगेट हम आपको दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग जीके शुरुआत में 38 सवाल को डिस्कस करेंगे, तो कम से कम आप सभी का 35 सवाल सही होना चाहिए। जीके में कम से कम 50 नंबर आना चाहिए आप सभी का 76 नंबर में से। उसके बाद 37 हिंदी के प्रश्न आएंगे, कम से कम आप सभी का 28 से 29 सवाल, यानी मान के चलिए कि 55 से 56 नंबर के बीच में आपका आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग और मैथ में हम आपको टारगेट केवल 15 का दे रहे हैं। कम से कम आप सभी का 30 नंबर आना ही चाहिए। ठीक है। तो इतने का टारगेट आपको इस पेपर में लेकर चलना है। यदि आप अपने टारगेट को पूरा करते हैं तो समझिए आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही है। तो देखिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य आपके लिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, यानी एक प्रश्न जो आपको मिलेगा उसके सामने 2 नंबर लिखा रहेगा। ठीक है। नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही दीजिएगा। ठीक है। जो आपको गोला भरना होगा, उत्तर पर पुस्तिका जो मिलेगा ना, उस पर ही आपको भरना होगा। प्रश्न पत्र को परीक्षा समाप्ति के बाद साथ ले जाना अनुमति नहीं होगा, यानी उत्तर सीट के साथ साथ आप प्रश्न पत्र को भी एग्जामिनर को थमा देंगे, जमा कर देंगे। कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं ले जाएगा। परीक्षा अवधि 2 घंटे का परीक्षा रहेगा। कुल प्रश्न 150 रहेंगे। कुल अंक 300 नंबर के रहेंगे और पासिंग अंक आयोग के नियमों के अनुसार होंगे। 76 नंबर के जीके, 74 नंबर के हिंदी, 76 नंबर के मैथ और 74 नंबर के रीजनिंग। तो इस तरह से आप सभी का पेपर होगा। तो चलिए भाई, इस पेपर को हल करते हैं और लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे। इसको जरूर करिएगा। ठीक है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? कौन सा भारतीय राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? नागालैंड है, असम है, त्रिपुरा या मिजोरम राज्य? बताएंगे आप सभी लोग। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? जैसे देखिए, असम राज्य का उल्लिखित तो 6वीं अनुसूची में है, त्रिपुरा राज्य का भी है, मिजोरम राज्य का। लेकिन याद रखेंगे आप लोग, नागालैंड राज्य का किसी भी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। ये बल्कि भाग 21 में शामिल है और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 371A में शामिल है। ये दोनों डेटा याद रखिए, क्योंकि यही सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है। तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र कितनी निर्धारित है? बताइए। आप सभी को भारत में वोट देना है तो आपका मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? यही सवाल आप सभी से पूछा जा रहा है। 16 वर्ष है, 18 वर्ष है, 20 वर्ष है या 21 वर्ष? पहले तो 21 वर्ष था, है ना, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को, भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे आप सभी लोग। तो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? चरकुला है, लावा है, कोलाट्टम या बिहू है? तो ध्यान रखिएगा, चरकुला है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? तो 1950 में प्राप्त हुआ। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो साथियों वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? 17 है, 18 है, 19 है या 20 है? बताइए कुल कितने नगर निगम है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में? तो 17 है यानी 17 है, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष और कहां आयोजित हुए थे? तो साथियों प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष और कहां पर आयोजित हुए थे बताएंगे आप सभी लोग? तो 1951 में, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुई थी, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो साथियों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी बताएंगे आप सभी लोग? तो 1993 में की गई थी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, वर्ष 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? बताइए वर्ष 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान या चीन के साथ? सभी बताएंगे। तो आप जानते हैं भाई भारत और चीन के बीच में हुआ था मैकमोहन रेखा के क्षेत्र के संबंध में 1962 में। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो साथियों किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे भाई, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली, एक भी दिन का गैप नहीं हो रही है। जैसे यूपी आयोग आप सभी सवाल पूछने वाली है उसी तरह हम आपको टेस्ट फॉर्मेट भी दे रहे हैं भाई, तो इसलिए नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रखिए। और भाई आगे बढ़ने से पहले यदि आप सभी को पहली बार एग्जाम क्रैक करना है तो भाई इस 10 टेस्ट सीरीज को लगा लीजिए। आप जानते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करना होता है तो हमारे टेस्ट कितना जरूरी है। तो साथियों बिल्कुल जिस तरह से एक सेट में आप सभी को पूरे 150 सवाल मिलेंगे ना, तो इसी तरह हर एक टेस्ट में आप सभी को 150 सवाल मिलेंगे। जीके 38, 37 हिंदी, 38 मैथ, 37 रीजनिंग, वैसा ही टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में। इसके अलावा हम आप सभी को संपूर्ण नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर का। तो जिनको भी चाहिए यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए पेपर से पहले, तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज अपने पास मंगाइए और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से रखिए। समय नहीं है भाई, अब यहीं से आप सभी का सिलेक्शन होने वाले हैं। जितने भी टेस्ट में क्वेश्चन है उसको तैयार करिए और क्लास के जितने भी सारे क्वेश्चन है उसे अच्छी तरीके से डेली तैयार करते चलिए। 16 मई तक आप सभी को इस टेस्ट को समाप्त करना है, ये टारगेट हम आपको दे रहे हैं। तो नंबर पर मैसेज करके सारे टेस्ट सीरीज को मंगाइए। देखिए सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा रखी गई थी? सांची स्तूप की नींव किस सम्राट द्वारा रखी गई थी? समुद्रगुप्त के द्वारा, अशोक के द्वारा, बिंबिसार के द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो साथियों नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह कौन सा है बताएंगे आप सभी लोग? तो रेहड़ी वाले हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1955 पारित हुआ था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के देश से लिया गया भाई, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? तो साथियों कौन सा ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह या आंदोलन था? बताइए, बारदोली का सत्याग्रह था या चंपारण सत्याग्रह था या रॉलेट सत्याग्रह या खेड़ा सत्याग्रह? तो आप जानते हैं 1917 में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो कि चंपारण सत्याग्रह, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, किस महीने में और किस वर्ष में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी?
बताइए किस वर्ष में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी? तो भाई नवंबर 2016 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? लगभग 4096 किलोमीटर है। तो बताइए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत और बांग्लादेश की है। भारत का सबसे कम किसके साथ है? जो कि 106 किलोमीटर की, वो भी अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो साथियों अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल इनमें से कौन सा स्थान है? सोनप्रयाग है, विष्णुप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, नंदप्रयाग है। तो कौन सा स्थान है? तो कर्णप्रयाग है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? जैसे रबी का मौसम आता है भाई, खरीफ का मौसम आता है, जायद का मौसम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। हाल ही में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो साथियों 2025 में हुआ था। ठीक है, बताइए आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने भाई पहला स्थान प्राप्त किया था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। धान के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? धान के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने बाद जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। पहले तो क्लास को लाइक करिएगा, और जिस भी ग्रुप में आप ऐड है भाई तो आप याद रखिएगा अपने दोस्तों के इस सेशन को भी शेयर भी करेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि और स्टूडेंट आएंगे तो कट ऑफ हमें ये मालूम चलेगा कि तैयारी कैसे चली सभी स्टूडेंट की, सभी विद्यार्थियों के, जितने भी भाई 32,679 पदों के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं 8 जून से। तो क्लास को शेयर भी क्या करिए, लाइक जरूर करिए, और नोटिफिकेशन तो ऑन जरूर किया कीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि क्लास आपको पूरे एग्जाम तक चलने वाली है, आपको पूरे दिन की क्लास करनी है। ठीक है, रन्स एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन है? रन्स एंड रूइंस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो सुनील गावस्कर हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद होता है? वायुसेना के पद जो एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद होता है? तो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो साथियों कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो भाई वो नाथुला दर्रा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। वर्ष 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? बताएंगे आप सभी लोग। तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? भाग 8 है, भाग 9 है, भाग 11 है, या दोस्त मेरे भाग 22 है? तो कौन सा भाग है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भाग 11 है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी का एक उदाहरण है? तो साथियों कौन सा कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी का एक एग्जाम्पल है इसमें? तो रैम है भाई। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, और रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। 1 से 2 सवाल भाई कंप्यूटर से आ सकते हैं आपके पेपर में, तो कंप्यूटर का भी थोड़ा सा जानकारी आप रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? बताइए, परिवहन है कि दुग्धालय है, जूते के कारखाना या बैंक है? तो कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण इनमें से है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो जूते का कारखाना नहीं है भाई, दुग्धालय है ना, दुग्धालय है ये। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएंगे आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन है? तो हिंदी है और एक उर्दू है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, निम्नलिखित में से किस त्योहार को वसंत त्यौहार भी कहा जाता है? तो साथियों किस त्यौहार को वसंत त्यौहार भी कहते हैं? होली को, महाशिवरात्रि को, आयुध पूजा को या दीपावली को? तो याद रखिएगा होली को बोलते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को, किस स्थान पर से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो बताइए किस स्थान पर से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो दोस्त मेरे दैमाबाद से, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केबी कामत थे, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले या पहली राज्यपाल कौन थे या थी? बताइए स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? उनका नाम क्या था? श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई, 38 साल के बाद आप सभी का स्कोर पूछेंगे, तैयार रहिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है? तो साथियों किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो ध्यान रखिएगा भाई, नीला सत्यनारायण थी। ओके तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? तो साथियों एशिया की सबसे बड़ी घाटी इनमें से कौन सी है? तो डांग घाटी है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो साथियों 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री इनमें से कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों 38 सवाल जीके कंप्लीट हो गया। बताइए आप सभी कितना स्कोर बना? अब इसके बाद आप सभी का हिंदी का क्वेश्चन मिलेंगे पूरे 37, तो वो भी बताइएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों बाढ़ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? जैसे बाढ़ का पर्यायवाची सिलीमुख है, आसुग है, ईसु है, लेकिन अमीय नहीं है। अमीय का तो अर्थ भाई वो क्या होता है? अमृत होता है। जैसे अमृत का क्या होता है? सुधा, सोम, पीयूष, ये सब होते हैं। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र आप सभी से पूछा जा रहा है। तो उदंत मार्तंड है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को, उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है? उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? बताइए। तो उत है भाई पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो साथियों किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? जैसे दोस्त मेरे भाव, जैसे ममत्व, घबराहट, ये सभी एक तरह का भाव पैदा कर रहे हैं, गर्मी। लेकिन एटलस जो है इसमें भाई कौन सा संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रत्यक्ष होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को, इनमें से कौन सा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है? साथियों अनिश्चित संख्या विशेषण बताना है तो बहुत आदमी। एक अनिश्चित संख्या है ना, अनिश्चित जैसे कि बहुत आदमी है, कोई निश्चित नहीं है कि इतने ही आदमी हैं, बहुत आदमी। कितने आदमी कोई को मालूम नहीं है, लेकिन है बहुत आदमी। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को, निम्न में से स्थानवाचक अव्यय शब्द कौन सा है? स्थानवाचक अव्यय शब्द इनमें से कौन सा है? तो इधर उधर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो अंकिंचन होगा भाई।
सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो साथियों मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो मच्छिका होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो इनमें से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या परिमाण बोधक? अव्यय का भेद इनमें से नहीं है तो भाई परिमाण बोधक नहीं है, तो इस सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो सातु संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो पूरे 33 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। स्थानवाचक अव्यय शब्द से वाक्य पूर्ण करें। रामू नहीं आया। रामू पहले आया नहीं है कि रामू ऊपर नहीं आया कि रामू यहाँ नहीं आया है कि रामू निकट नहीं आया? तो बताइए, स्थानवाचक अव्यय का फिल करना है आप सभी को, यानी रामू यहाँ नहीं आया है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य कौन सा है? बहुवचन से संबंधित वाक्य इनमें से कौन सा है? वे सभी योद्धा हैं, ये बहुवचन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। निरामिष, निरामिष कैसे लिखते हैं भाई? तो निरामिष, ध्यान रखिएगा लास्ट में 100 ये वाला आप याद रखिएगा। ठीक है, षटकोण स वाला, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मच्छर भिनभिनाते हैं, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, नाम धातु क्रिया होते हैं। यहाँ पे देखिए नाश धातु क्रिया लिख दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा नाम धातु क्रिया होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो सातु नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? बताएंगे आप लोग बहुत ध्यान से। अकाल होता है कि अकाल होता है कि अकाल होता है? अनुग्रहित होता है कि अनुग्रहित? गलत है, आजीविका होता है, आजीविका होता है भाई, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही है। सन्यासी बिल्कुल ठीक लगा है, लिखा है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, तो साथियों सुख दुख में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो साथियों दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? बरवें, कुंडलिया, सवया या हरिगीत का? भाई दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर तो कुंडलिया बनता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। अमृत का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? अमृत का अर्थ ही नहीं इनमें से, जैसे कि स्वर्ण है, जल है, पारा, लेकिन मोती नहीं है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है भाई? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप तो आप जानते हैं खड़ी बोली इस टाइम है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंस वाले भाई, जैसे कि सज्जन, सज्जन ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो साथियों इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग है बताएंगे आप सभी लोग? तो सुंदरता एक स्त्रीलिंग शब्द है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? जैसे अमानक वर्ड जानते हैं ना, जो कि मान ही नहीं होते हैं, जिन भी शब्दों का कोई मान नहीं होता, जैसे कि भ, अम्ब, देखिए इसका कोई मान होगा क्या? नहीं, तो यही अमानक वर्ड है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को। अंबुज, अम्बुद शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंबुज और अम्बुद का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त?
तो ध्यान रखिएगा, अंबुज का मतलब कमल, अम्बुद का मतलब बादल, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है? उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा व्यंजन संधि है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65 को, कलम का सिपाही किसने लिखी है? तो साथियों कलम का सिपाही किसने लिखी है? तो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 को, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो साथियों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? तो विकर्षण होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68 को, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द का उदाहरण है? तो साथियों कौन सा विशेषण शब्द का उदाहरण है? तो भारतीय एक विशेषण शब्द है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69 को, निम्नलिखित वाक्य खंड को एक उपयुक्त शब्द से बदले जो सबके उपयोग के लिए हो। तो साथियों जो सबके उपयोग के लिए है उसे क्या बोलेंगे? तो सार्वजनिक होता है ना, जो सब यूज कर लेते हैं, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आविर्भाव शब्द का सही विपरीतार्थक क्या बनेगा? तो याद रखिए तिरोभाव होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो भाई कौन सा विशेषण संख्या को दर्शा रहा है? तो दर्जन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को, हाथ पांव फूलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ पांव फूलना इस मुहावरे का सही अर्थ, तो भय से घबराना, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों जैसे यूपी आयोग आप सभी सवाल पूछने वाले ना, सेम उसी तरह डेली क्लास में सारे क्वेश्चन होंगे। तो भाई आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने बाद जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए मेरे दोस्त, ठीक है। एक भी दिन आप गैप मत करिए क्लास को मिस करने से, डेली क्लास करिए। चैनल पे नए तो लाइक क्लास को कर दीजिए भाई, नोटिफिकेशन को आप जरूर करिएगा। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऐसा लगा मानो बम फटा है, तो वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो दोस्त मेरे इसमें स्वरूप बोधक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 74 को, समानाधिकरण शब्दों के माध्यम में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो सातों समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, बताएंगे आप सभी लोग। तो ऐसे कौन सा चिन्ह होता है भाई? तो बी ऑप्शन देखिए दिया ना, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 को, निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है? पट मतलब एक तरह का मेरे दोस्त कपड़ा, जैसे वस्त्र हो जाएगा, पर्दा हो जाएगा, किवाड़ होगा, लेकिन डालना नहीं होगा। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 37 सवाल हिंदी का कंप्लीट हो गया। अब बताइए कि आप सभी का 37 हिंदी सवाल में से कितना स्कोर बना? तो दोस्त मेरे अब हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो आपका रीजनिंग और मैथ में एक भी सवाल गलती नहीं होना चाहिए। जहां जहां से आपके पेपर में सवाल आ सकता है वहां से प्रश्न करेंगे हम लोग। जैसे देखिए 5 व्यक्ति हैं, L, M, N, O और P, एक वृत्ताकार मेज के परितः बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे हम लोग हर एक क्लास में एक वृत्त होता था तो सभी व्यक्ति अंदर की तरफ देखते थे, लेकिन इसमें देखिए आज मेज के परितः बाहर की ओर मुख करके बैठ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, मान एग्जाम्पल हम आपको समझा दे रहे हैं कि ए है, जब अंदर की तरफ देखता था उसका राइट साइड इधर होता था, यानी दायां साइड इधर होता था, और बायां साइड इधर होता था, यानी लेफ्ट हैंड इधर होता। लेकिन अब क्या होगा, दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, क्योंकि वो तब बाहर की तरफ देख रहे हैं। आप ही अपने आप को यहां पर रखिए, आप बाहर देख रहे हैं तो आपका राइट साइड इधर होगा ना, जिधर बायां इधर है, और इधर क्या होगा भाई, बायां होगा, यानी उल्टा आप हल करेंगे। देखिए तो एक वृत्ताकार मेज है जैसे, ठीक है, कितने 5 व्यक्ति को बैठाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग बैठ गए। अब हम लोग एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला लाइन देखिए, पी जो है वो यल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो सातु यल के दाईं ओर ठीक पी बैठा है। तो ऐसा काम करिए कि यल को यहाँ बैठा देते हैं,
यदि भाई सभी व्यक्ति वृत्त के अंदर की तरफ देख रहे होंगे तो हम P को यहाँ बैठा देते क्योंकि दाएं इधर होता है, लेकिन बाहर की तरफ देख रहे हैं तो P को हम यहाँ बैठाएंगे मेरे दोस्त, P को हम यहाँ बैठाएंगे क्योंकि यल का इस बार दायां इधर होगा क्योंकि बाहर की तरफ देख रहे हैं, वृत्त के अंदर की तरफ नहीं देख रहे हैं पांचों व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहला लाइन क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यम जो है वो P के दाएं और दूसरे स्थान बैठा है, P के दाएं और दूसरे स्थान पे यम बैठा है, तो P का दायां इधर ही होगा भाई, दूसरे स्थान पे यम यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इधर से तीसरा हो रहा है भाई, इधर तो बायां है, ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये बात भूलिएगा मत आप लोग। फिर इसको देखिए यन जो है P और यम के ठीक बगल में बैठा है। दोस्त मेरे P और यम के ठीक बगल में यन बैठा है, यानी यन हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा भाई, क्योंकि तो P तो ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है, यम भी यहाँ ऑलरेडी बैठ चुका है, ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गया। अभी एक पंक्ति में कौन नहीं बैठा है भाई, तो O नहीं बैठा है, तो O को यहाँ बैठा दिया जाए, सवाल पूरा हो गया। अब अंतिम लाइन देखिए, सवाल क्या पूछा है, यल के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, यल का बायां, देखिए बायां इधर है ना, इधर है, तो O बैठा है, तो यल के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, O बैठा है मेरे दोस्त। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो रहे हैं। बताइए किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में आप सभी को, कितना आसान तरीके से हमने आपको बताया भाई। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 77 को। विकल्पों में उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। 4 8 256, 2 9 144। भाई आपको पहले इस फॉर्मेट को समझना पड़ेगा, इन दोनों फॉर्मेट को समझकर सेम प्रोसेस पर आप सभी को ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन सा वो ऑप्शन है। तो हमने आपको बताया हल करने का तरीका, जैसे ये 4 8 256 है, तो इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। अब आपको A B का इस्तेमाल करके C आंसर लाना होता है, यानी ये 4 और 8 का इस्तेमाल करके बड़ा वाला नंबर लाना होगा आप सभी को। इसमें आप 4 काम कर सकते हैं, 4 काम आप कर सकते हैं कि इसमें आप प्लस कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ये 4 आप काम कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं भाई। पहले हम लोग पहले वाले को 4 8 256, पहले दोस्त मेरे यदि हम 4 8 को जोड़ें कितना होगा 12। अब 12 से आप सभी को 256 बनाना हो तो 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन ये तो 256 बना, यानी प्लस का कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। उसके बाद माइनस एक बार कर लेते हैं, 4 8 में से 4, कोई इसमें देखिए ऐसा नहीं कि छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का साइन, ऐसा नहीं है। तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, 4 से 256, 4 का क्यूब तो 64, 64 8 8 चौका 32, 6 चौका 24, 4 चौका 16। एक सेकंड दोस्त मेरे, देखिए इस फॉर्मेट बन सकता है, जैसे कि देखिए 8 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64। अब 64 चौका देखिए, 4 चौका 16, 6 1 4 4 6 24 25, 256 आ जा रहा है भाई, ये फॉर्मेट में आ रहा है। 4 का क्यूब देखिए हम करते करते आंसर आया है, लेकिन थोड़ा सी लॉजिक थोड़ा सा ना क्रिटिकल हो रहा है। लेकिन एक और लॉजिक इसमें, क्या लॉजिक है, गुणा वाला करके देखिए, गुणा वाला और आसान होगा। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, 4 8 32, ठीक है, तो 32 में डायरेक्ट 8 का मल्टीप्लाई करिए, 8 दूना 16 का 6 1, 8 3 का 24 1 25, यानी इसमें फॉर्मेट क्या है, A इंटू बी किए फिर इंटू 8 किए तब जाके हमारा सी आंसर मिल गया, यही फॉर्मेट है। तो इसमें भी आप सेम प्रोसेस करेंगे। लेकिन दोस्त मेरे जो हमने पहले वाला मेथड था कि जो 4 का क्यूब करने के बाद फिर ये 4 का मल्टीप्लाई किए थे तो लेकिन इसमें नहीं आएगा, दूसरे के वाले में नहीं आएगा। 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 का क्यूब होता है 343, लेकिन हमें तो 144 से लाना है ना। पहला वाला फॉर्मेट गलत हो रहा था, ये वाला फॉर्मेट सही है। अब देखिए दूसरा का वाला चेक करिए, 2 9 144। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, ए बी को मल्टीप्लाई करिए, 9 दूनो 18। अब आप जानते हैं 18 8 144 होता है, यानी सेम फॉर्मेट में ए इंटू बी फिर इंटू 8 बराबर सी। हमारा आंसर इसी तरह आया है ना, बताइए, है ना। तो अब सेम प्रोसेस देखिए कौन सा ऑप्शन, ए इंटू बी इंटू 8 करिए, 9 चौका 36, 36 अट्ठे कितना होता है, 36 अट्ठे 8 6 48 का 8, 8 6 48 8 4 8 3 का 24 4 28 288, लेकिन आप देखिए 258 लाना है, यानी पहला ऑप्शन होगा। 8 पंजे 40, 8 चौका 32 320 आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 340 दिया है। 3 7 21, 8 1 कम 8 नहीं है, 6 9 देखिए ये हो सकता है, डी वाला ऑप्शन देखिए होगा हमारा, 6 9 432। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 9 54,
54 गुड़े 8, 8 चौका 32, 2 3, 8 पंजे 40, 3 43, देखिए 432, 432, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर मेरे दोस्त, यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट? एक प्रश्न पे यदि आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 78 को। यदि भाग और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये समीकरण दिया है, समीकरण में भाग की जगह माइनस, माइनस की जगह भाग, गुणा की जगह प्लस, प्लस की जगह गुणा रखना, उसका बाद हल करना। चलिए पहले हम लोग इस समीकरण को बना लेते हैं। 97 देखिए प्लस है तो प्लस को गुणा में बदलना है, ठीक है। 70 के बाद देखिए माइनस है, माइनस की जगह भाग रखना है। 35 के बाद देखिए गुणा है, गुणा को प्लस में रखना है। 5 के बाद भाग है तो माइनस में रखना है। ये समीकरण बनके तैयार हो चुका है। इसमें बॉर्डर स्कीम लगाइए। 97 गुणे 35 का भाग 70 में 2 बार में, प्लस 5 माइनस 4, ठीक। 97 दूना 2 7 14 4 1, 2 9 18 19, 194 प्लस 5 माइनस 4, 194 प्लस 5 कितना होगा? 199, 199 में से माइनस 4 कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा। कितने लोग का ऑप्शन सी आ चुका है? तो उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 79 को। 4 संख्याएं समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे और एक अलग है, तो भिन्न संख्या समूह का चयन करिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन एक पैटर्न पे समान होंगे लेकिन अलग होगा, तो वही अलग आपको बताना है। हल करिए भाई, बहुत ही दमदार ये सवाल है मेरे दोस्त। इसमें लॉजिक जानते क्या लगा? देखिए जैसे पहला ऑप्शन 3 और 6 है ना, इसमें ऐसे किया है 3 गुणे 3 में से 1 माइनस किया तब जाकर आंसर किया। जैसे कि 3 गुणे 3 में से घटाएंगे 2, 3 दूना 6, देखिए 6 आया है। अब उसका देखिए सी ऑप्शन देखिए 7 गुणे, फिर इसी में से 7 में से घटा कर फिर गुणा किया है, 7 गुणा, अब 7 में से घटा देंगे 6 तो 7 6 42, देखिए यहाँ पे 42 दिया। बी वाला ऑप्शन टच नहीं कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। डी ऑप्शन देखिए 8 56, 8 फिर उसके बाद गुणा, अब इसी 8 में से 1 माइनस किया तो 8 गुणा 8 में से घटा देंगे 7 तो 8 7 56 हो जाएंगे। तो भाई देखिए ये पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन डी सेम पैटर्न पे जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करा उसमें से 1 माइनस करके तब जाकर दूसरा वाला नंबर आ रहा है। लेकिन यदि हम इसी पे बी वाला देखिए करेंगे तो नहीं आएगा। जो 12 128 है, देखिए 12 गुणे 12 में से घटाएंगे ना तो कितना होगा भाई? 12 गुणे 12 में से 1 घटाएंगे 11, अब मल्टीप्लाई कितना आएगा? 12 हम 120 132 आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे 128 दिया है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया कैसे अलग हुए? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या बनेगा? कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। कथन पहला, सभी पायल मोजे हैं, सभी मोजे फ्लैट हैं, कुछ फ्लैट ट्राउजर हैं। तो भाई जब कथन और निष्कर्ष सवाल आता है तो हम क्या करते हैं? तो तुरंत कथन वाला डायग्राम बना लेते हैं। सभी पायल मोजे हैं, सभी पायल मोजे हैं। उसका कुछ मोजे यानी सॉरी सभी मोजे फ्लैट है, यानी सभी मोजे क्या है? वो फ्लैट हैं। पी से पायल, यम से मोजे, यप से फ्लैट, कुछ फ्लैट ट्राउजर यानी कुछ फ्लैट ट्राउजर हैं, कुछ फ्लैट ये ट्राउजर हो गए, ठीक है। कथन बनकर तैयार हो चुका भाई डायग्राम। अब निष्कर्ष निकालिए। पहला निष्कर्ष देखिए, सभी पायल क्या फ्लैट हैं? सभी पायल, देखिए सभी पायल फ्लैट हैं। देखिए सब ये बीच में भाई पायल है और सभी क्या है भाई? फ्लैट ही है ना। यानी कि पहला जो हमारा निष्कर्ष वो अनुसरण कर रहा है भाई कथन को, है ना। दूसरा का पढ़िए, कुछ ट्राउजर क्या पायल हैं, कुछ ट्राउजर क्या, इनका तो कोई रिलेशन नहीं दिया, यानी गलत हो जाएगा। नहीं गुरुजी, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चेक करिए आप लोग। ओके सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 81 को। 2 जुलाई 1986 के सप्ताह का कौन सा दिन था? हम आपको 2 चीज बताएंगे, ये सवाल आपको अपने से हल करना होगा। शताब्दी का कोड हम लिखवा दे रहे हैं और महीने का कोड लिखवा दे रहे हैं, आपको हल करना है, ठीक है दोस्त मेरे। शताब्दी का कोड 16वीं शताब्दी का, 18वीं शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का और 2 है यानी 20वीं शताब्दी याद करना है। 642-06, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब महीने का कोड
महीने कोड आपने क्या याद किया है? 144 0 250 36 146। आप देखते हैं यूपी आयोग ने कभी अब ये वाला सवाल नहीं आपसे पूछती है। क्यों नहीं पूछती? क्योंकि इसमें बहुत सारे गलत हो जाता है भाई, बहुत सारे गलती आ जाता है भाई, तो इसलिए आयोग ये सवाल नहीं पूछती है। तो अभी इस सवाल को आप रहने दीजिए। वैसे तो हम हल कर सकते हैं, जैसे देखिए 2 है, इसको जोड़िए। जुलाई कोड क्या होता है भाई? आप सभी को मालूम होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो 0 होता है मेरे दोस्त। अब 19वीं शताब्दी है, तो अभी हमने लिखवाया तो 19वीं शताब्दी कोड कितना होता है? 0 होता है। फिर उसका 86, इसको आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 7 का भाग 86 में देखो कितना आएगा? देखिए 7 एकम 7, 1 7 दूना 14, तो इसमें आपको 12 है। ये जो भाग है 12, इसको लिखना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। इसमें आप सभी को 12 लिखना पड़ेगा और 7 से भाग करना पड़ेगा। जितना आएगा जोड़ने पर आप सभी का जोड़ लेते हैं भाई, कितना आता है? 2 86 12 98 2 100। अब 100 का भाग आप जितना 7 से कराएंगे, जितना आपका शेषफल आएगा, आप वही आप क्या कर देंगे भाई? हफ्ते का कोड आप वही बना देंगे, ठीक है। जैसे 14 7 98, 2 किसका होता है? 2 हफ्ते कोड में किसका होता है? 2 आएगा इसमें, तो बताइए 2 किसका आता है? कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे भाई। 2 आ रहा है शेषफल। 7 का भाग हम 100 में कराएंगे तो 14 7 98, 2 शेषफल आ रहा है। तो हफ्ते में जैसे 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 तक जाता, 6 तक जाता है ना, बताइए। 0 संडे मंडे ट्यूसडे आ रहा है क्या? मंगलवार आएगा? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या बनेगा? ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित आरेख से उन अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बुद्धिमान नहीं है। भाई साहब पहले आप ध्यान से डायग्राम को देखिए। निम्नलिखित आरेख से उन अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए जो बुद्धिमान है। जैसे मेरे दोस्त एजुकेटेड देखिए 62 हैं, 68 हैं, 88 74 हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। इंटेलिजेंट देखिए कितने हैं भाई? 36 से 56 हैं। लेकिन जो मेन है भाई यही 42। प्रश्न के हिसाब से ये जो 42 है देखिए, ये खाली मैन है, इसका मतलब कि यही अशिक्षित है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सवाल के अकॉर्डिंग, सवाल के तार्किक के अनुसार मेरे दोस्त 42 जो हैं ये अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या है। मेन डायरेक्ट पूछ रहा है सवाल, क्योंकि देखिए एजुकेटेड तो भाई 62 हैं, 68 है, 88 74 हैं। उसका इंटेलिजेंट देखिए 36 से 56 है, 74 हैं। लेकिन मेन देखिए केवल मेन डायरेक्ट दिया है आदमी, तो यही देखिए 42 हो जाएंगे। यही अलग है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 को। यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? आज शुक्रवार है तो 72 दिनों के बाद, भाई इसमें आप शेषफल निकाल लीजिए। 72 का भाग 7 से करें कितना होगा? शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा शेषफल ना। जैसे हम भाग करेंगे 72 में 7 से कितना आएगा? 7 10 में 70, 2 शेषफल। तो आप शुक्रवार में +2 जोड़ दीजिए। शुक्रवार शनिचर इतवार यानी रविवार होगा भाई, रविवार आंसर होगा। रविवार देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? हमेशा याद रखिए, मान लीजिए कि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 7 का भाग 100 में करा दिए, जितना शेषफल आएगा सोमवार में जोड़ दिए। 2 आएगा, सोमवार में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? सोमवार मंगलवार बुधवार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कॉल करेंगे। चलिए एक सवाल आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। जैसे कि आज मान के चलिए बुधवार है, ठीक है, आज बुधवार है, तो आप बताइए कि तो मेरे दोस्त 86 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? बताइए। 7 से भाग करिएगा, जितना शेषफल आएगा बुधवार में जोड़ दीजिएगा, उतना दिन बढ़ा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 को। एक निश्चित गुण भाषा में TDZM को 8 24 2 15 के रूप में कूटबद्ध किया था और KRIY को 17 10 19 3 के रूप में कूटबद्ध किया था। दिए गए कूट भाषा में HWP के लिए कूट क्या होगा? हल करिए दोस्त मेरे। जैसे देखिए TDZM, इसका कोड 8 24 2 15। दोस्त मेरे यदि हम कोड करते हैं तो जैसे T का 20 होता है, D का 4 होता है, Z का 26 होता है, M का 13 होता है। कोई लेना देना बन रहा है क्या? तो ऐसा काम करिए, इनका अपोजिट करिए। अभी नंबरों को हम हटा देते हैं। जैसे T का उल्टा क्या होता है भाई? G होता है ना।
डी का उल्टा क्या होता है W होता है, जेड का उल्टा क्या होता है A होता है, एम का उल्टा N होता है। अब इनका कोड करिए, जैसे जी देखिए 7 होता है, W 23 होता है, ए 1 होता है, N 14। दोस्त मेरे देखिए कोड क्या किया 8 24 2 5, तो साथियों ना अब इस 7 में एक जोड़िए कितना होगा 8 हो जाएगा, 23 में एक जोड़िए 24 हो जाएगा, 1 में एक जोड़िए 2 हो जाएगा, 14 में एक जोड़िए 15 हो जाएगा। देखिए कोड देखिए 8 24 2 15 किया है कि नहीं, यानी कि जो कोड ये है ना प्रश्न में ना इनका अपोजिट किया है, जो अपोजिट है ना उसमें उसका कोड करके +1 किया है। अब इस तरह दूसरा को देखिए, इससे आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि आर आई वाई। तो सबसे पहले हम उल्टा करते हैं, के का उल्टा क्या होता है पी के, आपको याद होगा भाई, आर का उल्टा आई होता है, आई का उल्टा आर होता है, वाई का उल्टा बी होता है। अब इनका कोड करिए, जैसे पी होता 16, आई होता 9, आर तो 18, बी होता 2, एक जोड़िए 16 में एक जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, 9 में एक जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 18 में एक जोड़ दे 19 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ देंगे 3। देखिए यही कोड क्या होगा 17 10 19 3। देखिए यहाँ पर देखिए 17 10 19 3, क्लियर हुआ कि नहीं। यानी हर एक अक्षर का अपोजिट करके उनका नंबर करके +1 करना होगा। तो देखिए जो पूछा हमसे एच ए डब्ल्यू पी, पहले इनका हम अपोजिट करेंगे। तो साथों एच का अपोजिट एस होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है मेरे दोस्त डी होता है, पी का के होता है पी के। अब इनका कोड करिए, एस 19 जेड 26 डी 4 की 11। अब +1 करके आगे बढ़ा दीजिए, 19 में एक जोड़ देंगे 20, 26 में एक जोड़ देंगे 27, 4 में एक जोड़ देंगे 5, 11 में एक जोड़ देंगे 12। तो यही कोड होगा 20 27 5 12। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिए 20 27 5 12। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है, तो निम्न समूह का चयन करिए। 3 ऑप्शन समान है, एक अलग है, बताइए कौन सा भाई ऑप्शन। तो DMI, जैसे कि जब ये सवाल आता है तो हम इसी में हर एक अक्षर का कोड कर लेते हैं। D 4 होता है, M 13 होता है, उसके बाद I आपका 9 होता है। 4 से 13 तो सत्य +9 किया है ना, 13 से 9 -4 इसमें कर दिया डायरेक्ट। बी ऑप्शन देखिए CGP, C होता है 3, G होता है 7, तो इसमें देखिए +4 कर दिया भाई, है ना। P होता है 16, तो इसमें 7 से 16 यानी +9 डायरेक्ट किया है इसमें। अब C ऑप्शन देखिए, R होता है 18, F होता है 6। ये तो फॉर्मेट नहीं मिल रहा है भाई, ये फॉर्मेट नहीं मिल रहा है। अब इसमें जानते दूसरा क्या करिए, हर एक अक्षर का कोड करके जोड़िए। जैसे देखिए D कितना होता है 4, M कितना होता है 13, I कितना 9, इसको जोड़िए 13 9 22, 22 4 26, ठीक है। फिर देखिए B ऑप्शन देखिए CGP, C होता है 3, G होता है 7, P होता है 16, जोड़िए कितना आएगा 7 3 10 16 26। अब C ऑप्शन देखिए R होता है 18, F होता है 6, B होता है 2, देखिए 18 से 24 2 26। अब D ऑप्शन देखिए ATH, A 1 होता है, T 20 होता है, उसके बाद आपका H 8 होता है, इसको जोड़िए 1 और 20 21, 21 8 29। तो देखिए भाई अलग हो गया कि नहीं, ATH अलग हो गया ना। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सेम है भाई, क्योंकि हर एक अक्षर का कोड करने पर 26 26 आ रहा है, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो अलग है, 29 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई ATH। क्लियर, यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार डाउट, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या बनेगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेस्ट सवाल है भाई ये। 125 5 3, 128 क्वेश्चन मार्क के साथ 121 11 2, भाई बीच वाला बताना है, यानी सीधे सीधे फॉर्मेट में हल हुआ है, ऐसे ऐसे फॉर्मेट में। देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। देखिए ये 5 का क्यूब कर दिया है, उसी प्रकार देखिए 11 का स्क्वायर 121। तो इसी प्रकार 7 का, इसमें कौन सा नंबर उठाएं, 8 का क्यूब करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। अब इसमें कौन सा नंबर उठाएंगे, 2 का पावर 7 दे, तो 2 का पावर देखिए 7 करिए, 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा, 128 आएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, देखिए आ गया 2 का पावर 7, यहाँ पे 2 आएगा भाई। बी ऑप्शन देखिए 5 का क्यूब 11 का स्क्वायर, उसी प्रकार 2 का पावर 7 तो 128 आ जाएगा, बीच आंसर आ जाएगा 2 रखने पर भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए
नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? एक निश्चित कूट भाषा में 2590 को फैक्ट के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, 0129 को FI TC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इसी कूट भाषा में एक के लिए कूट क्या होगा? दोस्त मेरे हल करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो साथियों जैसे ये सवाल क्या दिया है, 2590 4 नंबर है, इसमें फैक्ट कोड किया है ना FACT, उसका 0129, ठीक है, इसका कोड FITC दिया है ना। पूछा किसका? एक का कोड, तो एक का कोड तो हम कॉमन पहले चेक करेंगे, लेकिन 2590 में एक दिया नहीं है, केवल इसी में एक है, तो हमारा आंसर इसी में आएगा भाई। फैक्ट वाले हमारा कोई नहीं मिलेगा अक्षर भाई। तो देखिए सी इसमें ऑप्शन में सी तो काट दीजिए, फिर उसके बाद देखिए टी ऑप्शन है तो टी इसमें भी काट दीजिए, KI भाई KI आ गया। अब देखिए थोड़ा सा क्रिटिकल हुआ हमारे लिए। अब हम एलिमिनेट डायरेक्ट करते हैं। अब देखिए एक निकालें तो जैसे F इसमें है तो F इसमें कट जाएगा, उसका देखिए C इसमें C कट जाएगा, T इसमें T कट जाएगा, बच रहा कौन सा? I बच रहा है। देखिए I यहाँ बच रहा है, तो एक का कोड क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। इसमें देखिए A बच रहा है, लेकिन जिसमें एक रहेगा उसी में आंसर हमारा आएगा ना। तो एक देखिए इसमें 0129 वाले में तो I इसी में बच रहा है, तो एक का कोड क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, जो कि C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 88 को 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, बहुत ही बेहतरीन लेवल का ये सवाल है, हल करेंगे आप सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। 6 दोस्तों की पहले तो ऊंचाई, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग हल कर लेते हैं। 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 है, कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 का 4 2, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 कम 6 2 8, यानी 864 के बराबर हो जाएगा। सवाल बोला है कि भाई 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो साथियों जो 150 सेंटीमीटर लड़का चला गया तो हम क्या करेंगे? 864 मेरे दोस्त, 864 में से 150 को माइनस कर देंगे भाई, क्योंकि 150 सेंटीमीटर वाला वो लड़का चला गया तो माइनस होगा ना 864 में से, तो कितना होगा? 404 हो जाएगा। 6 में से 5 घटा 1 हो जाए, 8 में से घटा 7, यानी 714 के बराबर हो जाएगा। सवाल क्या पूछा कि समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी जो पहले 6 दोस्त थे अब केवल 5 ही दोस्त बचेंगे भाई। अब इसी के भाग हमें 714 के बराबर करना पड़ेगा, तो एक किसके बराबर होगा? ये भाग करना पड़ेगा हमें। कितना हो जाएगा भाई? 5 का भाग 71 में, यानी 14 25 70, 5 दूना 10, 142 दशमलव आपका समथिंग आएगा। देखिए 142 यानी 142.8 सेंटीमीटर आएगा, यानी समूह की नई औसत ऊंचाई कितना होगा? 142.8 सेंटीमीटर होगा, जो कि सॉल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या होगा? 460 लीटर मिश्रण में 11:12 के अनुपात में दूध और पानी है। इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए ताकि उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए, वो भी लीटर में। चलिए इस सवाल को हल करिए आप सभी लोग, तो कितना आंसर आएगा? सभी को हल करना है ये सवाल, छोड़ना नहीं है भाई ये सवाल। तो जैसे कि मिल्क और वाटर के अनुपात में, जैसे मिल्क आपके 11 हो गए, वाटर 12 हो गए, ठीक है, टोटल यूनिट कितने हो जाएंगे? इसको जोड़ेंगे तो 23 यूनिट हो जाएगा। ये किसके बराबर है? 460 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 460 बराबर हम 23 कर देंगे, भाग करवा देंगे तो 20 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब 11 गुणे 20 कितना हो जाएगा भाई? 11 दूना 20, 220 के बराबर हो जाएगा। अब ये 12 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 240। अभी कितने हो गए? 220 मिल्क आपके हो गए, 240 लीटर कितने हो गए? वाटर हो गए, ठीक है। अब देखिए सवाल के अकॉर्डिंग यदि हम जाते हैं तो 220 आपके मिल्क है और वाटर कितने? 240 लीटर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो देखिए सवाल क्या पूछा, इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए, तो दूध में हम x ऐड कर देते हैं भाई और 240 से भाग करा देते हैं। देखिए जैसे कि 220 आपके कितने थे? मिल्क थे, प्लस x और 240 लीटर से हम वाटर को भाग कराते हैं, तो इनका अनुपात दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है, ठीक है। अब इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितना होगा? तो दो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 220, 22 दूना 44, यानी 440 प्लस 2x, 24 तिया 72, 720 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए
2x बराबर कितना होगा, 720 माइनस 440 होगा। ठीक है, 720 में से आपको 440 माइनस करना है, कितना आएगा भाई, 0 और ये 12 में से 4 घटा 8, 6 में से 8, 280। ठीक है, 280। तो x की वैल्यू कितना होगा, 2x है, 2x है, तो यहाँ से 280/2 हो जाएगा भाई। तो 100 कितना हो जाएगा, 140 होगा। आधा करेंगे 280 का तो कितना होगा, 140 होगा। तो 3:2 जो है लीटर में कितना होगा, 140 लीटर होगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को हल करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 90 को। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 30,000 है। एक ग्राहक को 20% और 10% की दो क्रमिक छूट मिलती है, तो ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंतिम मूल्य रुपीज़ में ज्ञात करिए। बहुत आसान सवाल है। तो वॉशिंग मशीन का अंतिम मूल्य क्या होगा भाई, आप ऐसा काम करिए, 30,000 गुणा पहले 20% का यानी 80, 100 से 80 20 मिला छूट यानी 80 हो जाएगा। ठीक है, उसका 10% की यानी 100 से 10% छूट हो यानी 90 हो जाएगा। बस इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 जीरो भाई, तो 4 जीरो इसमें काट दीजिए। ठीक, अब यहाँ से 3 गुणे, अब 80 गुणे 90 कितना, 8 9 7200 हो जाएगा। अब 3 का गुणे 7200 में करिए, 3 0 3 0 3 2 6 321, यानी अब कितना हो जाएगा, अंतिम वॉशिंग मशीन का अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा, 21,600 रुपया होगा। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये आप सभी का पूरा पेपर हमने कंप्लीट आपके लिए कराया। तो अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 90 प्रश्न में से टोटल लगभग कितना स्कोर बना, सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का यह पेपर था मेरे दोस्त। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आप सभी किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। लगातार इसी तरह आप सभी के बीच में पेपर करवाते रहेंगे। डेली आप क्लास को करिए, ज्वाइन करिए अच्छे से, नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रखिए कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए पेपर के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।